बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 जे हवाले सां सन टीवी न्यूज़ जी ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में मां आहियां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 जा दिलचस्प मुक़ाबला हिन वक़्तु नेशनल स्टेडियम में जारी आहिनि, जिते अॼु 5 ॾींहं आहिनि। अॼु मैच नंबर 6 खेॾी वेंदी, जिते इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐं कराची किंग्स जूं टीमूं आम्हूं साम्हूं थींदियूं। ॿई टीमूं पंहिंजी पहिरीं मैच हिन सीज़न जूं खटे चुकियूं आहिनि ऐं अॼु ॿई नेशनल स्टेडियम में आम्हूं साम्हूं थींदियूं। जॾहिं त जेकॾहिं गुज़िरियल मैच थी, उन ते जेकॾहिं पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं त गुज़िरियल ॾींहुं पेशावर ज़ल्मी ऐं मुल्तान सुल्तान्स जूं टीमूं आम्हूं साम्हूं थियूं, जिते हिकिड़ो शानदार मुक़ाबलो असांखे नज़र आयो। सभ खां पहिरियां गुज़िरियल ॾिहाड़े जेका मैच थी, उनजी मैच समरी असां पंहिंजी स्क्रीन ते जेकॾहिं असां ॾिसूं त गुज़िरियल ॾिहाड़े टॉस खटे पेशावर ज़ल्मी पहिरियां फील्डिंग जो फ़ैसिलो कयो ऐं लगातार हीअ 5वीं मैच हुई जंहिंमें जेका टीम टॉस खटे रही आहे उन फील्डिंग जो फ़ैसिलो कयो आहे। मुल्तान सुल्तान पहिरियां बैटिंग कंदे 193 रन्सूं ठाहियूं, जंहिंमें जेम्स विंस 84 रन्सूं ठाहियूं। मोहम्मद रिज़वान हिकु भेरो ॿीहर असांखे फॉर्म में नज़र आयो, जंहिं 41 रन्सूं ठाहियूं ऐं सुहेब मक़सूद बि असांखे फॉर्म में वापसि ईंदे नज़र आयो, जंहिं 36 रन्सूं ठाहियूं। उनखां पोइ पेशावर ज़ल्मी आसानीअ सां 6 विकेटुनि तां शिकस्त ॾेई छॾी। 19 ओवरनि में 194 जो जेको टारगेट हुयो उनखे हुननि अचीव कयो। टॉम कैडमोर 53 रन्सूं ठाहियूं, इमामुल हक़ 48 रन्सूं ठाहियूं, जॾहिं त कामरान अकमल 37 रन्सूं ठाहियूं। ऐं गुज़िरियल ॾिहाड़े शाहनवाज़ ॾहाणी तमामु बहितरीनु रांदि जो मुज़ाहिरो कयो, पर 19 ओवर में हुनखां थोरी रन्स लीक थी वियूं, जंहिंजे करे मुल्तान सुल्तान खे शिकस्त जो मुंहुं ॾिसणो पियो। उनखां अलावा उस्मान कादर बि 1 विकेट वठंदे असांखे नज़र आयो। ओवरऑल इन मैच ते पाण गुफ़्तगू कंदासीं। अॼु जेका मैच आहे उन ते गुफ़्तगू कंदासीं। असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में ज्वाइन कयो आहे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि असगर अजीम साहब। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले ओवरऑल क्या कहेंगे PSL सीज़न 6 के हवाले से? PSL का 5वां एडिशन जो था वो भी पाकिस्तान में हुआ। PSL 6 अफ्रीका की टीम आई, अब PSL 6 भी पाकिस्तान में हो रहा है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि आइंदा कुछ दिनों में या कुछ 1-2 साल में जो एशिया कप वगैरह होंगे या जो वर्ल्ड कप होंगे उनकी मेज़बानी पाकिस्तान करेगा? बिल्कुल जमशेद सही कह रहे हैं, पाकिस्तान उनकी मेज़बानी करेगा और करना भी चाहिए, ये हमारा हक है। हम ये देख रहे हैं कि अब फ्यूचर में जो है वो न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, इंग्लैंड की टीम आ रही है, ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है, वेस्ट इंडीज़ की टीम आ रही है। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये वो न्यूजीलैंड, ये वो टीमें थी जिनके बारे में एक डिमांड थी कि अगर ये पाकिस्तान आना शुरू हो जाएंगी तो फिर इंटरनेशनल जो इवेंट्स होते हैं, जैसे ICC के वर्ल्ड कप हुआ या T20 वर्ल्ड कप हुआ, तो वो भी पाकिस्तान में होंगे। हम समझते हैं अब बात एशिया कप से आगे चली गई, अब ICC की कोर्ट में गेंद चली गई है और ICC को चाहिए कि पाकिस्तान को बड़े इवेंट की मेज़बानी दे। पाकिस्तान बड़े इवेंट की मेज़बानी कर सकता है। हमारी फोर्सेस ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और फिर सूबाई गवर्नमेंट्स ने जिस विल का मुजाहरा किया है, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान में अमन कायम किया, जिस तरीके से कराची में पूरा अमन अंदाज से PSL के मैचेस माजी में भी हुए, अभी भी हो रहे हैं और इंशाल्लाह लाहौर में भी होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये ICC की कोर्ट में गेंद चली गई है कि वो अब पाकिस्तान को जो है इंटरनेशनल इवेंट्स दे। सर, इस सीज़न में जो अभी तक मैचेस हुए हैं, दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। शुरू में थोड़े लो स्कोरिंग मैचेस थे, लेकिन अब हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। लेकिन वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भी टीम टॉस जीत रही है, टॉस का बड़ा अहम किरदार है इस पूरे टूर्नामेंट में। 5 मैचेस में जिसने टॉस जीता है उन्होंने पहले फील्डिंग की है और मैचेस भी उन्होंने जीते हैं। शुरू के मैचेस में तो 130, 140 हो रहा था, लेकिन कल से 190+ रन हुए, वो भी आसानी से चेज हो गए। तो क्या कहेंगे, टॉस फैक्टर कितना मैटर कर रहा है इस मैचेस में, स्पेशली कराची में? देखिए, 3 चीज़ें फैक्टर हैं, 3 बड़े फैक्टर हैं। एक है विकेट, दूसरा है टॉस, तीसरा है ड्यू फैक्टर। पहले मैच में ड्यू बिल्कुल नहीं थी। टॉस जीतने वाले ने बॉलिंग का फैसला किया और 120 रन बनाए। विकेट को वॉच करने के बाद जो ज़राए बताते हैं और जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो बताते हैं कि विकेट कुछ इस तरीके से बनाई गई थी। इब्तदाई 3 मैचेस में जो हमने चीज़ नोट की कि लो स्कोरिंग रहा, एंटरटेनमेंट नहीं था, लोगों को छक्के चौके देखने को नहीं मिल रहे थे, तो उसकी वजह विकेट थी। विकेट को बाद में कुछ उसमें वक्त के साथ साथ तब्दीली आई और जब उन विकेटों पर तब्दीली आई है तो हमने ये देखा कि अब जो है वो हाई स्कोरिंग मैच होना शुरू हो गया। 179 और 180 का टारगेट हुआ, 193, 194 का टारगेट हुआ और दोनों टारगेट अचीव हुए। ऐसा नहीं कि वो टारगेट जो है इतने ज़्यादा हो गए कि अचीव ना कर सके। और यही T20 के असल जो है हुस्न है। जो शायकीन है वो एंटरटेनमेंट चाहते हैं, वो छक्के चौकों की बरसात चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि जनाब 110, 115, 120 रन जब बनते हैं तो T20 में मैच जो है वो ऑलरेडी फिर 1 साइडेड हो जाता है। तो तीनों चीज़ें इसमें हैं। और फिर हमने तीसरे मैच से देखा था कि ड्यू फैक्टर थोड़ा असर होना शुरू हुआ, लेकिन कल कुछ ज़्यादा था। कल हमने ये उम्मीद थी कि ये 194 का टारगेट जो है वो एक अच्छा टारगेट है और मुमकिन नहीं होगा इसको अचीव करना, बट नो डाउट के
बैटिंग का जवाब नहीं। बैटिंग ज़ल्मी ने जिस अंदाज से जुल्म किया है वो अपनी जगह है। ज़ल्मी पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर मुल्तान की बैटिंग के हवाले से बात करें तो उनके पास जेम्स विंस हैं जो इस ईयर के हाईएस्ट स्कोरर हैं T20 में ओवरऑल, जितनी भी जहां पर भी वो खेले हैं ओवरऑल। और क्रिस लिन है उनके पास जो अभी तक चले नहीं, उसके बावजूद भी उन्होंने 194 रन कर दिए। रिजवान एक अच्छे फॉर्म में नज़र आते हैं, तो इनके हवाले से क्या कहेंगे? जिस तरीके से उनकी बैटिंग लगी हुई है, फॉर्म इनके अच्छे लगे हुए हैं। और उसके अलावा शुएब मकसूद जिसने नेशनल T20 कप में अच्छा खेला और कल भी अच्छे फॉर्म में नजर आए, तो क्या लगता है शुएब मकसूद की अब पाकिस्तान टीम में वापसी हो सकती है SPSL के बाद? इब्तिदाई इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब 202 मैच के बाद ही अगर किसी की वापसी की बात करने लग जाए तो कब वक्त बात है नहीं, लेकिन जिस तरीके से उनका फॉर्म लगे हुआ है, नेशनल T20 कप में उन्होंने खेला था। भाई अभी सब्र करें, अभी जो T20 की टीम है वो बैलेंस है, नए लड़कों को मौका दिया गया है। आपने देखा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस शानदार रही है। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें ड्रॉप करने का अभी से सोचना शुरू करते हैं। और जहाँ तक रिजवान की बात है तो देखें, हर प्लेयर की ज़िंदगी में एक टाइम पीरियड आता है जिसमें कुदरत उस पर इस तरह से मेहरबान होती है कि वो अगर वो गलत भी करे तो वो सही हो जाए। तो ये कुदरत की तरफ से एक तोहफा है रिजवान के लिए, उसकी मेहनतों का सिला है। वो उसने फॉर्म को बरकरार रखते हुए उसको सही वक्त पर सही मानों में वो उसको कैश करवा रहा है, ये उसको क्रेडिट जाता है रिजवान को। लेकिन बैड पैच कब आता है? बैड पैच आने के बाद जो है अगर हम तमाम तर नश्तर उसके ऊपर डालना शुरू कर देंगे तो वो नाइंसाफ़ी होती है। थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए। रिजवान अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तीनों फॉर्मेट में उन्होंने खेल के दिखाया है। तो मैं समझता हूं कि अभी रिजवान का दिन है और रिजवान के दिन चल रहे हैं तो हमें एंजॉय करना चाहिए। दिन चल रहे हैं, उसकी खुद की परफॉर्मेंस चल रही है, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। कैप्टन की सलाहियतें जमशेद बिल्कुल अलग होती हैं। रिजवान को कैप्टनसी बहुत जल्दी में दी गई। मुझे नहीं लगता कि सुल्तान को कप्तान चेंज करना चाहिए था, बट मैं समझता हूं कि रिजवान ने खुद भी इस हवाले से बहुत जल्दी की। अगर उसको कैप्टनसी दी भी जा रही थी तो उसको मुल्तान को कहना चाहिए था कि जो लास्ट टाइम आपको लेकर गया है फाइनल में, फाइनल फोर में, तो वो जो है उसको क्रेडिट दें और उसको एज ए कप्तान करें। लेकिन मैं समझता हूं कि ये टाइम गेम है, टाइम से वो कैच कर रहा है और उसने कैप्टनसी ले ली है। बट कैप्टनसी का उसको मुझे नहीं लगता कितना तजर्बा है, क्योंकि कल के मैच में जो गलतियां पहले मैच में हुई थी बॉलर्स के इंतखाब में, वही इस मैच में भी की गई। देखें, धानी बहुत अच्छा बॉलर है, अच्छा पेस है उसका, उसको टाइम लगेगा, उसको अकेडमी में जो है पॉलिश करने की ज़रूरत है। ये जो अकेडमी में कोचेस बैठे बड़े बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, उनको चाहिए कि ऐसे प्लेयरों को 3-3 महीने 4-4 महीने अपने पास रखें, इन पे काम करें, फिर इन्हें इंटरनेशनल की जानिब लेकर जाएं। तो धानी बहुत टैलेंटेड है, लेकिन इतने बड़े मैच का, इतना प्रेशर वाला मैच हो और इतने लास्ट में आके आप उससे ओवर कराएं, ये तो आप उससे कैरियर से खेल लें। तो ये कप्तान को सोचने की, टीम मैनेजमेंट को सोचने की बात है कि क्यों वो एक ऐसा लड़का, वैसे सिंध से लड़के नहीं आते। और वैसे हम काफ़ी अर्से के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे 2-3 प्लेयर जो इंटरनेशनल सतह पर नजर आ रहे हैं, 2-3 प्लेयर जो है वो पाकिस्तान टीम की T20 में और टेस्ट में जो है वो हमें नजर आ रहे हैं। तो ये पर कौन सा माइंडसेट चल रहा है कि एक नए लड़के को फौरन लाने के बाद इतना अंडर प्रेशर लाकर उससे आप ओवर दे दें और फिर ये उम्मीद रखें कि जी। हम शाहनवाज पे सर जरूर आएंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम बात कर लें पेशावर ज़ल्मी की जो बॉलिंग थी, तो वहाँ पे वहाब रियाज मौजूद थे उनके पास। वहाब रियाज पहला जो मैच खेले थे वहाँ पे भी एक्सपेंसिव गए थे और वहाँ पे तो वो स्पेशली जो पेशावर ज़ल्मी ने जो बाइकाट किया था उसके बाद ज़बरदस्ती वहाब रियाज को खिलाया गया था। और कल जिस तरीके से खेले हैं वो 51 रन्स दे दिए हैं, उन्होंने कोई विकेट भी नहीं लिया। तो क्या कहेंगे वहाब रियाज की परफॉर्मेंस के हवाले से? इससे तो अच्छा है कि वो क्वारंटीन में ही रहते तो टीम के लिए फ़ायदा था। ये बात तो पेशावर ज़ल्मी वाले बेहतर समझते हैं कि उनको ग्राउंड में होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। वहाब रियाज कभी भी तसलसल से परफॉर्म नहीं करते। 4-5-6 मैच या एक सीज़न के दौरान एक इनिंग उनकी होती है जिसमें वो अच्छा स्पेल कर देते हैं और उस स्पेल की बुनियाद पे वो मजीद खेल जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप उसी वहाब रियाज के साथ साथ दीगर प्लेयर की बात करते हैं तो उसमें सुहेल तनवीर भी आते हैं, उसमें शाहिद आफरीदी भी आते हैं। कि ये मैं समझता हूँ कि इन लोगों को चाहिए, शाहिद आफरीदी, सुहेल तनवीर को खासकर, कि होम मैच टीम में जाएँ, घर में बैठें, आराम करें, नए लोगों को चांस दें। बहुत T20 इन्होंने खेला, बहुत एंजॉय कर लिया, नो डाउट शायद एक बड़ा प्लेयर है और पब्लिक फैन है, लेकिन अब नए लोगों को मौका कब मिलेगा? जब आप लोग खुद जगह छोड़ेंगे। क्योंकि फ्रेंचाइजर में तो इतने बड़े नामों में जो ना बिल्कुल मैं समझता कि विली नहीं होती कि वो उनसे माजरत कर लें कि जी हम आपको नहीं ले रहे या आपको बैठा रहे हैं। हमें खुद बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। सुहेल तनवीर 2007 से खेल रहे हैं T20, 2007 IPL में वो जो है एक बेस्ट बॉलर ऑफ द इवेंट हुए थे। तो क्या वो 2007
साथ की फॉर्म पे वो अभी तक खेलते रहेंगे। वो कितना खेलेंगे, ना उनकी वो बॉडी रही, ना उनमें वो पेस रहा। सोहेल तनवीर साहब के पास ना वो गेंदें रही हैं, ना वो उनकी क्वालिटी रही है, तो अब वो कब तक खेलेंगे? तो फ्रेंचाइजर्स को मेरा मशवरा है कि वो इस नुक्ते को भी देखें, बड़े नाम पे ना जाएं, बड़े टैलेंट पे जाएं। जैसे आपने बात की सोहेल तनवीर की वो फॉर्म नहीं रही, तो शाहनवाज दहाने को लास्ट ओवर देने का मकसद भी शायद यही था। और भी तो बॉलर थे ना, बॉलर को माइंड, कैप्टन का माइंड एक अच्छे फॉर्म में लगा हुआ था। तीसरा जो ओवर किया था शाहनवाज ने बहुत अच्छा किया था, मैं मान रहा हूं, लेकिन कैप्टन का एक माइंडसेट होता है। कैप्टन खुद अंडर प्रेशर रहते हुए सारी चीजें देख चुका होता है, तो कैप्टन को चाहिए, उसको पता होता है कि यार ये नया लड़का, ठीक है 3 ओवर उसने अच्छे करा दिए हैं, लेकिन ये चौथा ओवर तो सलीम जाफर भी वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं करा सके थे, बाकी ओवर तो उन्होंने अच्छे कराए थे, जब भी तो उनको लास्ट ओवर दिया गया था और उसका रिजल्ट आपने देखा था ना क्या था। तो ये कैप्टन पे डिपेंड करता है भाई, कैप्टन को खुद सीखने की जरूरत होती है। मैं फिर कहूंगा कि रिजवान एज ए प्लेयर खेलें, बिल्कुल खेलें, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने कैप्टनसी उनको बहुत जल्दी मिली। जिस तरीके से शाहनवाज की बॉलिंग थी या हैदर अली का जो केमियो था, शोएब मलिक का जो केमियो था, साथ में आखिर में उन्होंने मिलकर बनाया, लेकिन उससे पहले उनके एक प्लेयर हैं टॉम कैडमोर, जिस तरीके से उसने इनिंग खेली है उसके हवाले से क्या कहेंगे? इमाम उल हक के रन आउट होने के बाद ही वो स्पेशली उनके जो बैट्समैन आए और उन्होंने मैच निकाला है, क्या कहेंगे पेशावर की बैटिंग के हवाले से? पेशावर ने नो डाउट अपना माइंडसेट चेंज किया। 193 जो 194 का हदफ कोई छोटा हदफ तो नहीं था, लेकिन वो विकेट को समझ रहे थे, पहले भी मैच खेल चुके थे, प्रैक्टिस भी वहाँ कर चुके थे, उन्हें मालूम था कि कराची की जो विकेटें होती हैं उसमें रन चेस कर सकते हैं। और नो डाउट कि कैडमोर की जो इनिंग थी, उसके साथ साथ मैं इमामुल हक को भी क्रेडिट दूंगा कि 39 बॉलों पे आई थिंक 48 रन उन्होंने बनाए। तो इमामुल हक अगर उनको सपोर्ट ना करते तो कैडमोर बैटिंग नहीं कर पाते। इमामुल हक पे बहुत ज़्यादा दबाव है, उस दबाव के बावजूद उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली और कैडमोर को उन्होंने सपोर्ट किया और दोनों ने मिलकर, मैं समझता हूँ कि दूसरी विकेट की जो पार्टनरशिप थी वही टर्निंग पॉइंट था, वही पेशावर के लिए जो है वो गोल्डन चांस बना। सर थोड़ी सी आखिरी सवाल कल के मैच के हवाले से, ओवरऑल इसको आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से कोयटा और मुल्तान दोनों अपने मैचेस लूज कर चुके हैं, तो किस तरीके से देखते हैं, कमबैक का कितना चांस है और शाहनवाज दहाने का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? देखिए अभी तो कमबैक के सबके पास चांस है, अभी तो मैचेस बाकी है ना, अभी तो हमारा पहला, लेकिन ज्यादा मेंटली तौर पर सरफराज हमें वो नजर आ रहा है कि जिस तरीके से वो परेशान हो गया है सिर्फ 2 मैचेस हारने के बाद। यार सरफराज परेशान नहीं हो रहा, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम उसको सपोर्ट नहीं कर रही। मैंने जो लास्ट मैच देखा उसमें जो बॉडी लैंग्वेज कोयटा ग्लिटर्स की नज़र आई, और ख़ासकर जो पाकिस्तान मेट प्लेयर हैं हमारे, उनकी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो खुद सरफराज को सपोर्ट नहीं कर रहे। और ये क्वेश्चन बनता है नदीम उमर के लिए कि वो अपनी टीम से मीटिंग करें, वो अपनी टीम से पूछे कि वजह क्या है, क्या तुम्हें सरफराज पसंद नहीं या तुम लोगों को खेलना नहीं है? क्योंकि देखें कैप्टन टीम इवेंट के बगैर या टीम की सपोर्ट के बगैर कामयाब नहीं होता। वो अपने फैसले करता है। उसने अनवर अली को उसने डिपेंड किया, अनवर अली से उसने ओवर करवाया, लेकिन अनवर अली ने 4 ओवर में जो हशर किया वो सोहेल तनवीर ने किया, ठीक है ना। तो जहां अगर कैप्टन में बॉलिंग चूज में गलती है तो वही मैं समझता हूं कि टीम को भी कैप्टन को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कैप्टन तनहा जो है वो टीम को चला ले, ऐसा कभी भी नहीं होता, ना होता ना होगा, टीम चाहिए। दूसरी बात कमबैक वाली बात है, तो देखें यार अभी 8 मैच बाकी है और अभी गेम ऑन है, तो मेरे ख्याल है कि आगे सर तो 2 कप्तान हैं, एक हैं मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान के, दूसरे हैं सरफराज अहमद अपने कोयटा के। तो दोनों की बॉडी लैंग्वेज आप देखें, हालांकि दोनों ने अपने मैचेस लूज़ किए हैं, लेकिन एक तरफ काम रहे हैं रिजवान और उनकी फॉर्म भी अच्छी लगी है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि सरफराज हैं जो हर बॉलर पे गुस्सा करते हुए हमें नजर आए हैं, तो क्या ये वजह है कि रिजवान नहीं टीम के लिए और पाकिस्तान नहीं ऐसा नहीं है। रिजवान देखिए एज ए कैप्टन रिजवान और सरफराज का कोई मुकाबला नहीं है। रिजवान बहुत छोटा है एज ए कैप्टन सरफराज के आगे, सरफराज बहुत बड़ा है। आई थिंक वो इमरान खान के लेवल का कप्तान है, लेकिन हमारे लोगों ने, साजिश अनासिर ने, एक लॉबी ने उसको इस नहज पे पहुंचाया है। सरफराज की कैप्टनसी का जो माइंड सेट है वो उसने 3 साल में साबित करके दिखाया है। उसने क्या नहीं दिया आपको यार लाके, क्या चीज़ आपकी गोद में नहीं डाली। आपको टेस्ट में जो है बेशक मिसबा जो है वो नंबर 1 करके गए थे, लेकिन सरफराज ने पूरी कोशिश की उसको संभालने की। वनडे में आपको कहाँ से कहाँ लेकर गया, आपको वर्ल्ड कप उसने खिलवाया, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई उसने किया, चैंपियंस ट्रॉफी उसने जितवाई, T20 की मुसलसल 7 सीरीज उसने जितवा के दी, T20 में आपको नंबर 1 उसने रखा। उसकी कैप्टनसी की बात नहीं कर सकता मैं, लेकिन फॉर्म पे मैं बात कर सकता हूँ। कैप्टनसी रिजवान का और सरफराज का कोई मुकाबला नहीं है, बल्कि मैं उन लोगों को बोलूँगा
जो अकल के अंधे मैच देख रहे थे, जिसमें वो हफीज को और सरफराज को उन्होंने टारगेट कर कर सोशल मीडिया पे एक हंगामा खड़ा कर रखा है। और भाई वो वीडियो देखो दोबारा, सरफराज आगे जा रहे थे, हफीज पीछे थे, सरफराज ने रुक कर हफीज को आगे जाने के लिए कहा, तो फिर जो है हफीज ने कहा नहीं नहीं आप आगे चले। तो ये हाथ मिलाने के लिए नहीं बढ़ाया था, ये जो क्लिप चल रही है वो वीडियो सामने आ गई है सबके, हाँ। तो ये एक माइंडसेट है अगेन सरफराज के कि सरफराज को किसी भी तरीके से जो है ज़हनी तौर पर फ्रेश नहीं होने दो, उसको दबा के रखो, उस पर जो हमले करते रहो। तो भाई खुदा के वास्ते पाकिस्तान को सोचो, कराची का ना सोचो। अगर सरफराज कराची का है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप हर वक्त उसके ऊपर तनकीद करते रहे, उसको संभलने ही ना दें। भाई उसकी खिदमत का एतराफ़ करो, उसकी गलतियों पर तनकीद करो, लेकिन एक हदूद में रहते हुए। सर अगर हम बात करें थोड़ी सी, आप सिंध टीवी के प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से हमने देखें कि सिंधी बोलने वाले 2 प्लेयर्स इस वक्त PSL में मौजूद हैं, एक हैं जाहिद महमूद, दूसरे हैं आपके शाहनवाज दहानी। तो अगर मौके मिल रहे हैं तो परफॉर्मेंस सामने आ रही है, और पाकिस्तान की जितनी भी हिस्ट्री है उसमें इतने चांसेस मिले हैं, तो इसको ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं? अगर चांसेस मिलते तो और भी ज़्यादा प्लेयर्स शायद सामने आ सकते थे। देखिए मैं तो चाह रहा था कि नोमान भी होता है इसमें, 2 नहीं 3 होते। वो तो टेस्ट स्पेशलिस्ट नहीं तो क्या हुआ, यासिर भी तो टेस्ट स्पेशलिस्ट है, क्या उसको T20 नहीं खिलाते? खिलाते तो हैं। तो फिर नुमान ने क्या कसूर किया है? तो मैं तो चाह रहा था तीनों, मेरी ओपिनियन है, आप एग्री करें ना करें, लेकिन देखें ये बहुत अरसे के बाद हमने देखा है कि मौजूदा जो PCB की मैनेजमेंट है और ख़ासकर चीफ सिलेक्टर, उन्होंने मोहम्मद वसीम ने जो है वो टैलेंट को तरजीह दी, परफॉर्मेंस को तरजीह दी, अपनी प्रायोरिटीज़ उन्होंने रखी कि जो परफॉर्म करेगा वो खेलेगा। फिर PSL के जब लिस्टेड हुई प्लेयर्स तो उसमें भी परफॉर्मेंस बेस हमारे ये 2 लड़के जो है इन हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये सिंध में क्रिकेट के प्रमोशन के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। और यही नहीं बल्कि शर्जील की भी वापसी हुई है, वो भी हमारे सिंध का बच्चा है, उसकी भी वापसी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त सिंध के प्लेयरों को चाहिए कि इन्हें फॉलो करें, हिम्मत ना हारें, लगे रहो मुन्ना भाई, इंशाल्लाह कल को आधी टीम सिंध से भी हो सकती है इंशाल्लाह। सर अब आ जाते हैं जो आज का मैच खेला जाना है, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स दोनों ने अपने पहले मैचेस खेल लिए हैं टूर्नामेंट में इस सीज़न में, और दोनों ने विन किए हैं। सबसे पहले देखते हैं कितनी मरतबा दोनों टीमें आमने सामने आई हैं, हेड टू हेड देखते हैं, फिर उस पर गुफ्तगू करते हैं। सब खां पहिरां सर नाज़रीन, इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐं कराची किंग्स टोटल 14 भेरा आम्हूं साम्हूं थियूं आहिनि, जिते इस्लामाबाद यूनाइटेड 8 भेरा, जॾहिं त कराची किंग्स 6 भेरा कामयाब थी आहे। अॼु हिकु भेरो ॿीहर नेशनल स्टेडियम कराची में इहे 2 टीमूं आम्हूं साम्हूं हूंदियूं ऐं ॾिसणो पवंदो त कंहिंजो थोड़ो पलड़ो भारी आहे, कहिड़ी टीम अॼु विन करे थी। असगर अज़ीम साहब खां पुछूं था, सर क्या कहेंगे? जिस तरीके से स्टेट्स तो कुछ बताते हैं, लेकिन जिस तरीके से जिसका दिन होगा, जो परफॉर्म करेगा वही जीतेगा, तो क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? ये राहिब जमशेद, बात ये है कराची किंग की फॉर्म लगी हुई है। कराची किंग डिफाइड चैंपियन भी है और सिर्फ 2.5 से 3 महीने चैंपियन रही है, तो उसके अंदर एक जोश, एक जज्बा और एक चैलेंज मौजूद है कि मैं इसको मज़ीद कामयाबी हासिल करने के बाद आगे भी जाऊं और इस साल का भी चैंपियन बनूं। तो कराची किंग के प्लेयर भी अच्छे हैं और ख़ासकर अगर बाबर उनका क्लिक कर जाता है तो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। फिर नो डाउट कि अमाद में ऑलराउंडर की सलाहियत तो है और कैप्टनसी भी वो अच्छी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कराची किंग जो है लूज़ करता हुआ नज़र तो नहीं आता, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड का यह है कि 2 दफ़ा की चैम्पियन है और उसको बड़ा तजर्बा है। तो मैं समझता हूँ कि जो उनका कप्तान है शादाब, तो शादाब में सीखने की लगन है, अपनी गलतियों से वो सीखे हैं। लास्ट टाइम बहुत सी गलतियां की थी उन्होंने, इस बार बहुत मंझे हुए हैं, इंजरी के बाद वापस टीम को उन्होंने ज्वाइन किया है। तो मैं ख्याल में आज का जो मैच है वो लास्ट ओवर तक तो जाएगा और मे भी कि कराची किंग निकाल ले। मैं भी कराची किंग, लेकिन दोनों एक अच्छे फॉर्म में लगे हुए हैं और इस्लामाबाद भी अपना पहला मैच जीत चुका है, कराची भी जीत चुकी है। सर सबसे पहले शादाब खान की कप्तानी के हवाले से अगर हम बात करें तो कैसे देख रहे हैं शादाब की कप्तानी और शादाब का खुद का जो फॉर्म है? स्पेशली वो आए तो एज ए लेग स्पिनर थे, अब लेकिन अपने आपको उन्होंने प्रमोट किया है, नंबर 3 पे वो बैटिंग करने आते हैं, तो कैसे लग रहा है? और स्पेशली शादाब की जो पाकिस्तान टीम में शमूलियत है उसके हवाले से भी क्या कहेंगे? क्योंकि दूसरे लेग स्पिनर भी अब आ रहे हैं, जाहिद महमूद हो गए, उस्मान कादर हो गए, दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और शादाब खान को लगे ऐसा रहा है कि ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं फिट करने की कोशिश की जा रही है। उनको वाइस कप्तानी भी दे दी गई, हालांकि अगर वो वाइस कप्तान ना होते, सिर्फ एज ए लेग स्पिनर खेलते तो कोई दूसरा लेग स्पिनर उनकी जगह ले लेता। तो क्या कहेंगे ओवरऑल? मैं आपका पॉइंट, आपके सवाल में आपका जवाब है, आपने खुद ही जवाब दे दिया है, लेकिन मैं आपसे
सुनना चाहता हूँ। देखिए जमशेद, बात यह है कि आप सही कह रहे हैं कि शादाब को वाइस कप्तानी दे दी गई है। असल में हमारे यहाँ कप्तानी देने में बहुत जल्दी की जा रही है। शायद हम कप्तान ग्रूम नहीं कर रहे, बल्कि कप्तान को नेशन पे थोप रहे हैं, उन्हें अडॉप्ट कर रहे हैं कि भाई तू कप्तान बन जाओ, आप कप्तान बन जाओ। शादाब ने पीएसएल के थ्रू आए, पीएसएल के ब्रांड है वो, उन्होंने अपनी बैटिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया और लास्ट पीएसएल में उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो एक अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हैं। लेकिन फिर उनकी फॉर्म बॉलिंग वाली थोड़ी सी डाउन हुई, आप सही कह रहे हैं। और उस बॉलिंग परफॉर्मेंस पर, चूँकि जो असल सब्जेक्ट होता है वो प्लेयर को उस पर फोकस करना होता है, वो एज ए बॉलर थे। तो अब जब उनकी बॉलिंग डाउन हुई तो उन्होंने अपने आप को बैटिंग से सहारा दिया। इससे मैं कहूँगा कि एक चालाक प्लेयर है, समझदार है, उसे पता है कि टीम में कैसे अपनी ज़रूरत मनवानी है, अपनी अहमियत मनवानी है। तो नो डाउट अगर वो कप्तान नहीं होते तो नए बच्चों को ज़्यादा चांस बनता। ये उस्मान कादिर की आपने बात की, उस्मान कादिर वो प्लेयर है जिसके लिए मिसबाह उल हक कहते थे कि ये कौन है, बिल्कुल, ये कहाँ खेलते हैं। आज मिसबाह उल हक खुद देख रहे हैं कि वो कहाँ खेल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है। और मैं तो समझता हूँ कि कल जब मैं उनको देख रहा था बॉलिंग करते हुए तो मुझे तो मतलब कभी कभी अपने बॉडी लैंग्वेज से लगे कि कादिर भाई जो है वो ग्राउंड में है और कादिर भाई जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक अच्छा है। नए फिर जाहिद की अगर मैं बात करूं तो नो डाउट जाहिद ने अपने डेब्यू में ही साबित कर दिया कि वो एक टैलेंटेड है, उसको मौका मिलना चाहिए। और फिर उसने पीएसएल के डेब्यू में भी साबित कर दिया कि वो एक टैलेंटेड प्लेयर है और उसके साथ जो नाइंसाफियाँ हुई वो अब नहीं होनी चाहिए। सर आज के मैच के हवाले से की प्लेयर्स कौन से हो सकते हैं कराची के या इस्लामाबाद के? हसन अली भी अब इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए हैं, वो एक अच्छे फॉर्म में भी हैं। दूसरी जानिब अगर कराची की बात करें तो वहाँ पे मोहम्मद नबी ने जिस तरीके से लास्ट मैच में खेला है, उनके पास अच्छे ऑलराउंडर की सूरत में नबी मौजूद हैं। आमिर यामीन एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, इमाद वसीम खुद ऑलराउंडर हैं, डेनियल क्रिश्चियन हैं, वो भी इनकी टीम में मौजूद हैं, मोहम्मद आमिर जैसे फास्ट बॉलर मौजूद हैं। तो ओवरऑल शर्जील खान हैं, फिर एलेक्स हेल्स हो गए दूसरी टीम में। पहले एलेक्स हेल्स लास्ट ईयर थे कराची किंग्स में, अब वो कराची किंग्स के सामने खेलेंगे। तो कैसे देख रहे हैं ओवरऑल की प्लेयर्स आज के? देखिए आमिर और हसन का मुकाबला है, आमिर और हसन का मुकाबला है, ठीक है? मतलब बॉलिंग पे मैच जाएगा, बॉलिंग पे मैच जाएगा, क्योंकि बैट्समैन तो टी20 में राज करते ही हैं, बड़ा वो है जो बॉलिंग में राज करके दिखाए। तो आमिर और हसन पे जाएगा, ठीक क्योंकि है। हमने कुछ मैचेस जो लास्ट वाले देखे हैं वो बॉलर्स की थ्रू ही, अगर शाहनवाज कल का अच्छा ओवर कर लेता या उससे पहले सोहेल तनवीर अच्छा ओवर कर लेता या वहाब रियाज अच्छा ओवर कर लेता तो अपनी टीम के लिए वो जीत सकते। बॉलर ही को अपनी सलाहियतें दिखानी होती टी20 में। टी20 में बैट्समैन एक आउट हो गया, 2 आउट हो गया, 4 आउट हो गया, लेकिन आने वाला अगर कोई एक भी क्लिक कर जाता है तो वो स्कोर को, टारगेट को इतना बन कर देता है कि हम उसको एंजॉय कर सकें। लेकिन अगर बॉलर लूज हो जाए ना तो फिर मैच वन साइडेड हो जाता है। बॉलर ही को सारे डिपेंड है, और टी20 तो असल में है ही बॉलर्स का इम्तहान। हम देख रहे हैं कि जो माजी के पीएसएल हुए हैं हमारे यहाँ, तो हमने देखा है कि उसमें बॉलर वो परफॉर्मेंस तो नहीं कर पाए जिसको उम्मीदें की जाती है। लेकिन फ़हीम अशरफ जैसे ऑलराउंडर हमें इसी से मिले, शादाब हमें इसी से मिला, हसन अली खुद इसी पीएसएल के प्रोडक्ट हैं। तो चीज़ें तो मिल रही हैं हमें, और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह धानी हो या जाहिद हो, ये लोग भी और बहुत अच्छे से यंगस्टर अभी तक इस पीएसएल सीजन 6 में परफॉर्म कर चुके हैं, उन पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ेगा। नाज़रीन इते वक्त थियो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो मिलूं था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन। ट्रांसमिशन जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं था। ॻाल्हि हली रही हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐं कराची किंग्स जी, जंहिंजे विच में अॼु मैच खेॾी वेंदी पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 में। हीअ मैच नंबर 6 आहे पाकिस्तान सुपर लीग जो। अॼु 5 ॾींहं आहे, नेशनल स्टेडियम में मैचेस जारी आहिनि। सर बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के हवाले से, की प्लेयर्स के हवाले से बात कर ली। थोड़ी सी मैं आपसे प्रेडिक्शन भी चाहूँगा आज के मैच के हवाले से, किसको थोड़ा सा आप एज दे रहे हैं? मैंने किंग को दे तो दिया, कराची किंग्स के हवाले से आपने कहा है। और सर अगर हम बात करें इमर्जिंग टैलेंट्स के हवाले से, तो जिस तरीके से अरशद इकबाल हैं कराची किंग्स के, लास्ट मैच में वो उनके लिए मैन ऑफ द मैच हुए थे। कल के मैच में मोहम्मद इमरान जिस तरीके से खेले हैं, शाहनवाज दहाने निकले हैं, तो इन इमर्जिंग टैलेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पीएसएल में रखी गई है कि हर फ्रेंचाइजर जो है वो इमर्जिंग प्लेयर को खिलाने का पाबंद है। और यही जो है आज़म खान जब आए थे तो वो भी इसी कैटेगरी से आए थे और इन्होंने प्रूव किया। तो मैं समझता हूँ कि जिन प्लेयर्स को मौका मिलता है
वो इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पे लें और अपनी पूरी तवज्जो जो है वो अपने खेल पे लगाएं ताकि उनका फ्यूचर बन सके। और यही तरीका है, बल्कि मैं समझता हूँ अगर एक और इसमें इजाफा कर दें इमर्जिंग प्लेयर में और 2 कर दें तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा मौका मिलेगा, क्योंकि हम PSL को ले ही इस पॉइंट ऑफ व्यू से रहे हैं कि इससे हमारे यहाँ टैलेंट निकले और हमारे नेशनल टीम को जो है वो बैकअप मिले। और लेकिन बस एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो टैलेंट T20 से निकलता है उसको T20 तक ही रखें, उसको टेस्ट में ना डालें। वनडे तक तो कुछ 19-20 हो सकता है, बट उसको टेस्ट से दूर रखें। और अगर टेस्ट को देना है तो फिर उसको फर्स्ट क्लास 4 डे मैचेस के रिकॉर्ड को देखें, वहाँ खिलाएं और उसके बाद फिर टेस्ट को देखें उसको। सर, आपने थोड़ी देर पहले बात की थी चीफ सिलेक्टर की, तो उनकी आपने बहुत तारीफ भी की थी, और अभी आपकी जो दूसरी बात है कि कुछ उनको खेलना चाहिए फर्स्ट क्लास, उसके बाद आना चाहिए टीम में, टेस्ट टीम में, तो हारिस रऊफ ने सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच का तजुर्बा था और वो टेस्ट स्क्वाड का भी हिस्सा थे। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बहुत सारी चीज़ें, खासकर प्लेयरों के हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो जो मेरे ज़राए बताते हैं वो फ्रेंचाइजर के हाथ में भी हैं। और जिस तरह से आपने खुद देख लिया कि PSL में जब जल्मी ने देर की आने में तो क्या हुआ, तो ये कुछ चीज़ें हैं। और हारिस रऊफ पे मेरे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आज भी हैं, कि उसने फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं खेले और उसको लेकर आ गया। लेकिन मैं आपको बताऊँगा, इसका क्रेडिट मैं मीडिया को देता हूँ। हारिस रऊफ को मीडिया ने, लाहौर कलंदर से वो वाबस्ता है, मीडिया ने, लाहौर कलंदर जिस मीडिया से वाबस्ता है उसने जिस तरीके से उसको प्रमोट किया, तो मैं समझता हूँ कि एक माइंडसेट डेवलप किया। और उस माइंडसेट डेवलप करने के नतीजे में ही हारिस रऊफ को जो है वो वसीम लेकर आए थे। और मैं लेकिन इसमें मैं हारिस रऊफ को ये ज़रूर कहूँगा कि शुरू में तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और मैंने भी कई जगह बैठ कर ये बात की थी, लेकिन अब थोड़ा सा वो अपने आप को उन्होंने चेंज किया है, उनकी परफॉर्मेंस में कुछ तसलसल आना शुरू हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि चले, ये गलती हो गई है लेकिन आगे ना हो। थोड़े से एक्सपेंसिव वो जाते हैं, जहाँ तक हमने बात ये नोट की है, तो एक्सपेंसिव जाते हैं। तो 2 हमारे पास ऐसे फास्ट बॉलर हैं, एक है हारिस रऊफ, दूसरे हैं मोहम्मद हसनैन, जो पाकिस्तान टीम के बेंच पर दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन ज़्यादा मौके हम देखते हैं कि हारिस रऊफ को मिलते हैं। मोहम्मद हसनैन को उस तरीके से प्रॉपर चांस नहीं मिलता, लेकिन कोयटा की तरफ से जिस तरीके से वो खेलते हैं और अभी तक भी जो दोनों मैचेस में परफॉर्म किया हसनैन ने, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादती हो रही है हसनैन से? ज़्यादती नहीं हो रही, बल्कि हसनैन अपनी फॉर्म खो गए थे, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा दबाव था और उन पे काम भी हुआ है एकेडमी में, उनके कुछ चीज़ें सही की गई हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि अब जो हसनैन नज़र आ रहा है वो माजी के हसनैन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आप गौर करें तो उनकी बॉलिंग में जो चीज़ें आप देख रहे हैं और जो उनका तसलसल आप देख रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें मैं समझता हूँ कि तवज्जो दी गई है, कोई काम हुआ है उस बच्चे पे। और नो डाउट कि उसका एक लंबा फ्यूचर है और उस फ्यूचर को देखते हुए उसको इस्तेमाल करना चाहिए। चूँकि हमने नसीम शाह को भी ऐसे ही जो है बेधड़क इस्तेमाल करके और उसको रातों रात स्टार बनाकर हमने उसको भी अनफिट किया, तो कुछ इशूज़ हसनैन के साथ भी हुए थे। तो ये जो नौजवान बच्चे होते हैं हमारे यहाँ, चूँकि बाय बर्थ कल्चर नहीं है स्पोर्ट्स का, ये बच्चे जब डेवलप होने के बाद मेन स्ट्रीम में आते हैं तो इन्हें फिटनेस मसाइल का इशू होता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जितनी मेहनत करनी पड़ती है और जो शूज़ हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो बाय बर्थ या डोमेस्टिक में, अपने घरों में, मोहल्लों में हम वो इस्तेमाल नहीं कर पाते। जब वही शूज़ पहनकर हम ग्राउंड में आते हैं, ग्रासी पे आते हैं, तो ज़मीन उसे पकड़ती है। जब ज़मीन ग्रिप करती है तो मसल हमारे खिंचते हैं, मसल जब खिंचते हैं तो उसका असर होता है। देखिए, पैर के जो एड़ी है ना, एड़ी से ही दिमाग का और पूरे जिस्म के जो तमाम रगें वो डेवलप हो रही होती हैं। जब वहाँ से चीज़ें खींचना शुरू हो, मसल खींचे, तो ये इफेक्ट होता है पूरे इस जगह तक। और जब यहाँ से पूरी बॉडी को जो है वो मसल अब मूव हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन भी हो रही है, तो कोई ना कोई चीज़ अगर यहाँ पे अनफिट होती है, खिंच जाती है, ज़्यादा डेवलप हो जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो फिर वो असर आता है हम पे। तो अगर हम बाय बर्थ करते हैं इन चीज़ों को, एक ऐसा कल्चर बना दें, एक ऐसे एकेडमीज़ बना दें कि जहाँ बच्चा अपने अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज जाकर जो है वो इस चीज़ को प्रैक्टिस में रखे और जूतों को इस्तेमाल करे शुरू से ही। यानी कि अगर अंडर 19 खेल रहा है या उससे पहले अंडर 16 या उससे पहले वो अंडर 9 या 7 ईयर्स की एज में वो कोई इवेंट खेल रहा है, ग्रास पे खेल रहा है, तो वो उन शूज़ को इस्तेमाल करें ताकि वो फ्यूचर में जाके उसका आदी रहे और उसमें जो है ना उसकी जो फिटनेस लेवल है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। सर, जैसे आपने बात की कि हम ज़्यादा मैचेस खिला लेते हैं, उसके बाद वो अनफिट हो जाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी को हम काफ़ी टाइम से लेके आ रहे हैं, टेस्ट भी खिला रहे हैं, वनडे भी, T20 भी, PSL भी खेल रहा है, हर जगह खेल रहा है, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? 2018 का 19 का PSL याद है आपको? शाहीन शाह अनफिट थे, अनफिट होने के बावजूद उनको खिलाया गया था।
बिल्कुल, तो शाहीन शाह आफरीदी भी के साथ भी यही जुल्म हुआ ना कि प्लेयर आता है, आप धड़ाधड़ खिला दो फिर अभी वो तक वो चल रहा है अनफिट हो रहा है। तो फिर उस मैच से मैं 2018 मैंने खुद देखा था, मेरे मतलब आंखों के सामने है, उसने अपनी टी शर्ट उतारी हुई थी और उसकी चीज़ों को, उस मसल्स को सब जो है फिजियो जो है वो उसको चेक कर रहे थे और फिर उसको टेप लगा के उसको जो है सपोर्ट दे रहे थे कि किसी तरीके से इसका पेन जो है, इसका मसल जो है वो कंट्रोल में आए और वो खेल सके। तो भाई यही है कि अब दुनिया भर में एक सिस्टम बन गया है कि T20 किसको खिलाना है, वनडे किसको खिलाना है, टेस्ट किसको खिलाना है। आप अगर एवरेज उठा के देख ले तो हर टीम में 2 या 3 प्लेयर ऐसे ही होते हैं जो तीनों फॉर्मेट में है, अदरवाइज पूरी की पूरी टीम चेंज हो जाती है कैप्टन समेत। तो अब हमें भी मुस्तकिल तौर पर इस फॉर्मेट पर जाना होगा अगर अपने लड़कों को लॉन्ग टाइम खिलाना है, उनके फ्यूचर को महफूज करना है। सर इमर्जिंग के हवाले से बात चल रही थी, एक इमर्जिंग प्लेयर हैं साइम अयूब, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? उस हालांकि अंडर 19 का बड़ा प्लेयर है, अंडर 9 का बड़ा प्लेयर है, लेकिन अभी तक दोनों मैचेस में फ्लॉप गया है, लेकिन इसको प्रॉपर मौका देने चाहिए, क्या कहेंगे ओवरऑल साइम अयूब? मौका बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन जो कोयटा ने किया कि पहले मैच में सरफराज खुद ओपनर थे और क्रिस गिल ओपनर थे, लेकिन दूसरे मैच में साइम ओपनर आ गए। तो ये एक प्लान तरतीब देने की ज़रूरत है कि साइम को खिलाना किस नंबर पर है। जिस तरह आपने आज़म के लिए नंबर 6 फिक्स कर दिया है कि आज़म को नंबर 6 पे खिलाना है, तो साइम को भी एक नंबर देना होगा, क्योंकि हम ऊपर नीचे खिला के, नया टैलेंट है, अगर वो नहीं क्लिक कर पाएगा तो फिर कहीं नज़र नहीं आएगा और फिर हम भूल भी जाएंगे उसे। तो ये जुल्म नहीं होना चाहिए किसी भी प्लेयर के साथ। सर पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं कि अभी तक के हिसाब से क्या पोजीशन है, कौन सी टीम कहाँ पर मौजूद है। तो नज़र असां पंहिंजी स्क्रीन ते पॉइंट्स टेबल ॾिसंदासीं त कहिड़ी टीम लाहौर कलंदर्स जेका सदाई असांखे बॉटम ते नज़र ईंदी आहे, पर हिन भेरे शुरूआती 2 मैचूं खटे चुकी आहे, असांखे टॉप ते नज़र अचे थी, ऐं कोयटा ग्लैडिएटर्स असांखे बॉटम ते नज़र अचे थी, पर कोयटा खे कमबैक करण जो चांस आहे। जहिड़े तरीक़े सां लाहौर कलंदर्स लास्ट ईयर शुरू खां मैचिस लूज़ कयूं, पर असांखे आख़िर में फाइनल में नज़र आई त लाहौर कलंदर्स 4 पॉइंट्स सां नंबर 1 ते मौजूदु आहे। कराची किंग्स ऐं इस्लामाबाद यूनाइटेड जेके अॼु पंहिंजे में आम्हूं साम्हूं थींदियूं, ॿई 2 ऐं 3 नंबर ते मौजूदु आहिनि। उन खां पोइ पेशावर ज़ल्मी गुज़िरियल ॾियार जेका मैच खटी, उन खां पोइ 4थे नंबर ते आहे। मुल्तान सुल्तान्स ऐं कोयटा ग्लैडिएटर्स हिन टूर्नामेंट में हींअर ताईं को बि मैच खटे ना आहिनि सघियूं। सर कैसे देख रहे हैं इस पॉइंट्स टेबल को, जो टीमें जहाँ पर मौजूद हैं, क्या ये यहीं पर रहेंगी या बहुत ज़्यादा फर्क देख रहे हैं आप? नहीं, मैं तो फर्क होगा ये, हाँ, अभी तो देखें ना। लेकिन इनमें से आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? 7 फरवरी को 7 मार्च को जब पहला शिफ्ट मरहला एंड होगा और ये लाहौर इवेंट शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर आपको वाज़ेह से सूरत नज़र आएगी कि अब किस टीम कहाँ तक जा सकती है। क्योंकि अभी जो है मेरा ख्याल है कि पहले मरहले में हम ये बात टू अर्ली है। और जहाँ तक मेरी सपोर्ट की बात है तो मैं तो हमेशा 2 टीमों को सपोर्ट करता हूँ। नंबर 1 कोयटा लाइक सरफराज, नंबर 2 कराची किंग। सर मोस्ट रन्स और मोस्ट विकेट्स भी देख लेते हैं हम। मोस्ट रन्स ऐं मोस्ट विकेटूं जेकर हींअर ताईं जे हिसाब सां सीज़न 6 जूं असां ॾिसूं त मोहम्मद रिज़वान जेको असांखे हिकिड़े सुठे फॉर्म में नज़र आयो आहे पाकिस्तान जे लाइ, टेस्ट ऐं T20 ऐं वनडे टिनी फॉर्मेट्स में अहमद शहज़ाद खां पोइ मोहम्मद रिज़वान उहो प्लेयर आहे जंहिं सेंचुरी स्कोर कई आहे। उहो PSL में बि हिकिड़े सुठे फॉर्म खे कंटिन्यू हुन कयो आहे, 112 रन्सूं आहिनि हुन जूं। क्रिस गेल जेको कोयटा ग्लैडिएटर्स जे लाइ 2 मैचुनि खां पोइ हू नेशनल ड्यूटीज़ जे लाइ वापसि हलियो वियो आहे, हू 170 रन सां मौजूदु आहे 2 नंबर ते। 3 ते मोहम्मद हफ़ीज़ प्रोफेसर जेको बि हिकिड़े सुठे फॉर्म में असांखे नज़र आयो आहे, उहो 3 नंबर ते आहे। बॉलिंग जी ॻाल्हि था कयूं त बॉलिंग में शाहीन शाह आफरीदी 1 नंबर ते, 2 ते साकिब महमूद ऐं 3 ते अरशद इकबाल। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से क्रिस गेल हैं, अब क्रिस गेल अब वाहिद प्लेयर थे जो कोयटा की तरफ से अभी तक अच्छा खेल रहे थे, दूसरी टीम अभी तक क्लिक नहीं कर पाई। फाफ डुप्लेसी आए हैं, उसके साथ साथ डेलिस्टन टीम को ज्वाइन करेंगे, तो कैसे देख रहे हैं? कॉम्बिनेशन में पहले ही बहुत मसाइल हैं, कभी सरफराज ऊपर चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, तो ऊपर से क्रिस गेल चले गए जो परफॉर्म कर रहे थे, तो क्या कहेंगे कितना नुकसान होगा क्रिस गेल से? देखिए झटका तो लगेगा। क्रिस गेल एक बड़ा नाम था और परफॉर्म भी कर रहे थे और दोबारा ज्वाइन करेंगे वो टीम को अपनी नेशनल ड्यूटी के बाद, लेकिन ज़ाहिर है भी एक बड़ा नाम है, उसको तो अभी क्वारंटाइन में है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और कोयटा कमबैक करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन सरफराज अब मेरा ख्याल है 4थे नंबर पे ही बैटिंग करें तो बेहतर है। तो बेहतर है। सब बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन में वक्त देने के लिए और बहुत सारी बातें थी करने के लिए, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता। सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन असांजी ट्रांसमिशन जो सिलसिलो जारी रहंदो, हिकु भेरो ॿीहर असां तव्हां सां मिलंदासीं मैच खां पोइ। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।